नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया इलेक्शन डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उनकी जिनका सूरज अस्त हो गया। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में भी वो 12 उम्मीदवार कौन थे जिनका सूरज अस्त हो गया, यानी जिनकी हार हो गई। प्रचंड लहर में बीजेपी ने इस चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में आई थी 89 सीटें, 89। केवल 12 ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्होंने मैदान नहीं मार पाया इस बार। आइए देखते हैं वो 12 उम्मीदवार कौन थे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं सीमांचल। शुरू करते हैं पूरब से। ये सीमांचल का इलाका है किशनगंज। किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी पहली बार लीड लेती हुई लग रही थी। लग रहा था कि किशनगंज में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, लेकिन वहां भी पासा पलट जाता है। किशनगंज में भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रहती है किशनगंज में स्वीटी सिंह। स्वीटी सिंह जी काफी देर तक आगे चलती रहती है, लेकिन आखिर में इनकी हार हो जाती है। यहां से बाजी मारते हैं कांग्रेस के कमरुल हुदा। कांग्रेस के कमरुल हुदा 12,794 वोटों से, ये जो देख रहे हैं ये वोट का मार्जिन है, 12,794 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह को हरा देते हैं और इस तरह पहली बार किशनगंज में कमल खिलते खिलते रह जाता है। दूसरी सीट है कोचाधामन। कोचाधामन की सीट देखिए, हमेशा ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी के कारण बढ़त मिलती है, लेकिन कोचाधामन की सीट ओवैसी के हाथों हार जाती है भारतीय जनता पार्टी। यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहती हैं बीना देवी, और बीना देवी को सरवर आलम के हाथों हार का सामना करना पड़ता है और जीत हार का अंतर होता है ये 2321 वोट। 2321 वोट से कोचाधामन से भारतीय जनता पार्टी की बीना देवी हार जाती हैं सरवर आलम से। चलते हैं फिर बायसी। कोचाधामन ही नहीं, सीमांचल की तीसरी सीट, ये देख रहे हैं ये बायसी की सीट। इस बायसी की सीट में भी ओवैसी की पार्टी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है। बायसी से विनोद कुमार रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में, और दूसरी तरफ पतंग छाप यानी कि ओवैसी की पार्टी AIMIM से सामने होते हैं गुलाम सरवर। गुलाम सरवर की जीत होती है 27,000। 22 सीट में सबसे ज्यादा अंतर है, जहां पर AIMIM ने बीजेपी को हराया है। 22 से 27,251 वोटों के साथ MIM के गुलाम सरवर विजयी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार की हार हो जाती है। चौथे नंबर पर देखते हैं सीमांचल की एक और सीट, और यह सीट दरअसल बहुत बड़ा झटका था। सीमांचल की सीट फारबिसगंज अररिया जिले का एक विधानसभा सीट है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग MLA, ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग MLA विद्यासागर जी चुनाव हार जाते हैं और जीत हार का फर्क होता है सिर्फ 221। केवल 221 वोटों से फारबिसगंज में कमल नहीं खिल पाया। इस बार निवर्तमान विधायक विद्यासागर हार जाते हैं और मनोज विश्वास की जीत होती है। कांग्रेस पार्टी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की हार होती है फारबिसगंज में। दरअसल इस पूरे चुनाव में अगर आप ध्यान देंगे तो केवल 2 ही ऐसी सीट रही है जहां पर यह कड़ा मुकाबला हुआ है। दरअसल 2 नहीं, माफ करेंगे, 3 सीट रही, चनपटिया भी है, वहां भी आते हैं। 3 ही ऐसी सीट रही है जहां पर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसमें से एक किशनगंज और दूसरा फारबिसगंज, दोनों सीमांचल की सीट है। अब बताइए ओवैसी किसकी बी टीम है? चलिए, फारबिसगंज के बाद चलते हैं 5वें नंबर की सीट है चनपटिया। जी हाँ, चनपटिया जिसकी हम बात कर रहे थे। चनपटिया में मनीष कश्यप मुकाबले को रोमांचक जरूर बनाते हैं, लेकिन उनकी जीत नहीं हो पाती है, वो रेस में नहीं आ पाते हैं। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को चनपटिया में बहुत बड़ा झटका दे जाते हैं मनीष कश्यप, और वहां से पार्टी की हार होती है, भारतीय जनता पार्टी की हार होती है चनपटिया में।
और मनीष कश्यप का फैक्टर वैसे तो नहीं चलता है, लेकिन चनपटिया में 602 वोट से 602 वोट का अंतर रह जाता है। यहां से भी कांग्रेस पार्टी के अभिषेक रंजन चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उमाशंकर सिंह की हार होती है। चनपटिया के बाद छठे नंबर की सीट हम देखते हैं। छठे नंबर की सीट है राघोपुर। राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार। राघोपुर की सीट उनकी पुश्तैनी सीट होती है, वहां से लालू जी भी जीतते हैं, राबड़ी जी भी जीतते हैं और खुद तेजस्वी भी वहीं से विधायक होते हैं। तेजस्वी 2015 में वहां से चुनाव जीतते हैं, 2020 में चुनाव जीतते हैं और 2025 में भी मैदान में होते हैं। लेकिन 2025 का चुनाव रोमांचक हो जाता है। 2015 में जेडीयू के साथ उनका गठबंधन था, 2020 में कांग्रेस के साथ लड़े थे। इस बार के चुनाव में 2025 में काफी देर तक तेजस्वी यादव मुकाबले में पीछे रहते हैं। हालांकि उन्हें शुरुआती बढ़त हासिल होती है, फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार वहां से आगे होते हैं और काफी देर तक वो बढ़त बनाए रहते हैं। लेकिन राघोपुर में एक बार फिर कमल खिलते खिलते रह गया। याद रखिए, राघोपुर में आज तक कमल नहीं खिला है। इससे पहले 2010 के चुनाव में यहां से राबड़ी देवी की हार हुई थी, लालटेन बंद हो गया था, लेकिन उस चुनाव में जो हरा रहे थे उन्हें वही उम्मीदवार इस बार मैदान में थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, सतीश कुमार यादव, माफ करेंगे सतीश यादव। लेकिन राबड़ी देवी को जब उन्होंने हराया था तब वो जनता दल यूनाइटेड में थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में थे, मैदान नहीं मार पाते हैं। राघोपुर से भी बीजेपी की हार होती है और जीत हार का फर्क होता है 14,532 वोटों से बीजेपी की हार हो जाती है राघोपुर में। राघोपुर के बाद चलते हैं 7वें नंबर पर, देखते हैं 7वें नंबर पर कौन सी सीट आती है। 7वें नंबर की सीट है वारसलीगंज। वारसलीगंज ये मगध गया के पास का इलाका, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का निशान चल नहीं पाता है। वारसलीगंज से हार होती है भारतीय जनता पार्टी की। यहां पर जीत हार का फर्क रहता है 7,543 वोट से हार होती है। यहां पर दिलचस्प ये था कि नारी शक्ति के बीच ही मुकाबला था और अरुणा देवी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में थी, अरुणा देवी की हार होती है और यहां पर राष्ट्रीय जनता दल की अनीता देवी की जीत होती है। अनीता राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मैदान में थी वारसलीगंज से और वहां से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने में कामयाब रहती है। अब 7 के बाद चलते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर है सहरसा का मुकाबला एक और दिलचस्प मुकाबला था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में थे आलोक रंजन झा। सहरसा की सीट से आलोक रंजन झा एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैदान में थे और काफी अच्छी बढ़त भी उन्होंने बनाई थी। लेकिन सहरसा में भी कमल इस बार नहीं खिल सका। सहरसा में एक नई पार्टी आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के हाथों आलोक रंजन जी की हार होती है। आलोक रंजन सहरसा से बीजेपी के उम्मीदवार थे, 2038 वोट पीछे रह गए एक नई पार्टी आईआईपी के उम्मीदवार इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता से। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता वही पनीर वाले, बहुत पॉपुलर हैं सहरसा में, याद रखिएगा। 8वें नंबर पर सहरसा में भी हार हो जाती है। चलते हैं 9वें नंबर की सीट है बिस्फी। कवि विद्यापति की जन्मभूमि कही जाती है बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल बड़े ही मुखर नेता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक थे, दरअसल 4 बार जीते थे, लेकिन 2005 के फरवरी महीने में जो चुनाव हुआ था पहली बार उसमें जीते थे, वो विधानसभा भंग हो गई थी। बचौल का पलड़ा इस बार भी भारी बताया जा रहा था, लेकिन वहां से पहली बार मैदान में थे आसिफ अहमद और आसिफ मैदान में थे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। आसिफ मैदान में थे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मैदान में थे और वहां पर उनकी जीत सुनिश्चित लग रही थी। लेकिन अंततः बिस्फी का मैदान मार ले जाती है राष्ट्रीय जनता दल
और यहां से बचौल की हार होती है 8,107 वोटों से। 8,107 वोट से बचौल चुनाव हार जाते हैं बिस्फी से। मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है बिस्फी। बिस्फी से बचौल की हार हो जाती है। अब आगे चलते हैं 9वें नंबर पर। 9वें नंबर की सीट है 7, 8, 9, 9वें, अच्छा माफ कीजिए, 9वें नंबर पर है बिस्फी है। 10वें नंबर की सीट देखते हैं। 10वें नंबर पर है ढाका। ढाका का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प रहता है। ढाका में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है और हार जीत का अंतर देखिए कितना करीबी रहता है, केवल 178, 178 वोट्स का अंतर रह जाता है। जो लोग ईवीएम फिक्स करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कहते हैं कि ईवीएम फिक्स हो गया है, ईवीएम से समझौता हो गया है, टेम्पर्ड है, कंप्रोमाइज्ड है, 178 सीट, माफ कीजिए 178 वोट पीछे रह जाती है भारतीय जनता पार्टी, हार हो जाती है वहां से। और ढाका से जीतते हैं फैजल रहमान। ढाका से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार फैजल रहमान के हाथों हार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के पवन जायसवाल की। अब देखते हैं 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर है रामगढ़। रामगढ़ शोले वाला रामगढ़ नहीं, ये रामगढ़ बिहार वाला जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। रामगढ़ में जीत और हार का अंतर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीत में केवल 30 वोटों का अंतर रह जाता है। केवल 30 वोट से रामगढ़ का मैदान हार जाती है बीजेपी। यहां पर बीजेपी की तरफ से मैदान में थे अशोक कुमार सिंह और दूसरी तरफ मैदान में थे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव, एसके सिंह यादव मैदान में थे हाथी छाप पर, और हाथी यहां पर कमल को रौंद देता है। रामगढ़ से केवल 30 मतों से भारतीय जनता पार्टी की हार होती है। यहां पर बहन मायावती का हाथी चल पड़ता है। केवल एक सीट जीतती है बसपा बिहार में, और वो जीतती है भारतीय जनता पार्टी को हराकर। और गोह का भी मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा था। गोह में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे रणविजय कुमार और उनके सामने थे राष्ट्रीय जनता दल के अमरेंद्र कुमार। रणविजय को अमरेंद्र ने यहां पर 4,041 वोट से हरा दिया। 4,041 वोट से हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी की 12वीं सीट गोह से, जो कि अगेन शाहाबाद और मगध के इलाके की सीट आती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिक्का नहीं चल पाता है। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के अमरेंद्र कुमार के हाथों भारतीय जनता पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये है वो 12 सीटें और ये हैं वो 12 बदकिस्मत उम्मीदवार। बदकिस्मत नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस बार के रण में ऐसे ये 12 रन वाकुरे रहे जो मैदान नहीं मार पाए। बाकी 89 सीट्स पे, 89 सीट पे बीजेपी की जीत हुई है। तो ये थी लिस्ट उन 12 उम्मीदवारों की जो इस बार कमल का फूल लेकर विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, 89, 89 पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा। तो दोस्तों, ये था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं जीत पाने वाले 12 उम्मीदवारों की सूची। आप देखते रहिए वन इंडिया। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.